अगर आपने इस बेहतरीन किताब के पहले हिस्से को नहीं देखा है, तो सबसे पहले उस हिस्से को देखें। इससे आपको इस अध्याय को बेहतर ढंग से समझने में मदद मिलेगी। अध्याय 7 में हम आदतों के विज्ञान को और गहराई से समझते हैं, कैसे ये बनती हैं और इनका प्रेरणा और मोटिवेशन से गहरा संबंध होता है। हम सीखते हैं कि आदतें एक संकेत, रूटीन, इनाम चक्र के माध्यम से बनती हैं, जो हमारे दैनिक कार्यों को बिना हमारे जाने ही संचालित करता है। यह अध्याय हमें बताता है कि मोटिवेशन एक शुरुआती चिंगारी की तरह है। यह हमें नए व्यवहार शुरू करने के लिए प्रेरित करता है। वहीं प्रेरणा हमें लंबे समय तक जुड़े रहने में मदद करती है, जिससे हम चुनौतियों को पार कर सकें और सकारात्मक आदतों को मजबूत बना सकें। इस आदत चक्र को समझकर हम अपने जीवन को इरादे के साथ आकार देने की शक्ति प्राप्त करते हैं। खुद से प्रतिक्रिया देने के बजाय हम ऐसे रूटीन बना सकते हैं जो हमारे लक्ष्यों के साथ मेल खाते हों। सही संकेत और इनाम का उपयोग करके हम उन व्यवहारों को आदतों में बदल सकते हैं जो हमें सफलता और संतुष्टि की ओर ले जाते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। अर्थहीन होता है। एक आम आदमी के लिए दो ग्राहकों द्वारा दुकान से संतरे का रस खरीदना सामान्य बात है। उसे दोनों में कोई फर्क नजर नहीं आएगा, क्योंकि इस फर्क को समझने के लिए एक विशेष किस्म के गणित विशेषज्ञ की जरूरत होती है, जो यह पता लगा सके कि इन दो खरीदारों में से एक 34 वर्षीय महिला है जो अपने बच्चों के लिए संतरे का रस खरीद रही है और इसी वजह से खरीदारी के साथ किसी वीडियो गेम का कूपन मिलने पर वह विक्रेता की सराहना करेगी, जबकि दूसरा खरीदार एक 21 वर्षीय अविवाहित युवक है जो हर रोज व्यायाम के बाद संतरे का रस पीना पसंद करता है। इसीलिए शायद वह स्नीकर जूतों पर छूट मिलने पर सकारात्मक प्रतिक्रिया देगा। पोल और उसके अलावा टारगेट कॉरपोरेशन के गेस्ट डाटा एंड एनालिटिकल सर्विस डिपार्टमेंट, मेहमान संबंधी तथ्य व विश्लेषण सेवा विभाग के 50 अन्य कर्मचारी दरअसल ऐसे विशेषज्ञ थे जो अपने खरीदारों से जुड़े तथ्यों में उनकी अदृश्य आदतों को पहचान लेते थे। पोल ने बताया, हमने इसे गेस्ट पोर्ट्रेट, मेहमान की तस्वीर, नाम दिया है। मुझे किसी के बारे में जितनी ज्यादा जानकारी हो, मैं उसकी खरीदारी के पैटर्न का उतना ही सटीक अनुमान लगा सकता हूँ। हालांकि मैं हमेशा यह अनुमान तो नहीं लगा सकता, पर इतना तय है कि आपके बारे में मेरे ज्यादातर अनुमान सही ही निकलेंगे। सन 2002 में जब पोल ने टारगेट कॉरपोरेशन में नौकरी शुरू की थी, उसके पहले ही कंपनी का एनालिटिक्स डिपार्टमेंट, विश्लेषण विभाग, ऐसे कंप्यूटर प्रोग्राम विकसित कर चुका था जो ऐसे खरीदारों की पहचान कर सके जिनके घर में बच्चे हैं। इसीलिए कंपनी हर साल नवंबर में इन बच्चों के माता पिता को साइकिल और स्कूटर के कैटलॉग भेजती थी, ताकि उनके मन में यह इच्छा जागे कि नई साइकिल या स्कूटर के साथ क्रिसमस ट्री के नीचे उनकी तस्वीर कितनी अच्छी लगेगी। इसके अलावा कंपनी उन्हें हर साल सितंबर में स्कूल में इस्तेमाल होने वाली चीजों के कूपन और जून में पुल में खेले जाने वाले खिलौनों के विज्ञापन भेजा करती थी। कंप्यूटर अपने डाटा का इस्तेमाल करके उन महिला ग्राहकों की पहचान करता था जो अप्रैल के महीने में बिकनी खरीदती है। फिर कंपनी उन्हें जुलाई में सनस्क्रीन लोशन के कूपन और दिसंबर में वजन घटाने के नुस्खे देने वाली किताबें भेजा करती थी। अगर टारगेट कॉरपोरेशन चाहे तो हर ग्राहक को एक ऐसा विशेष कूपन बुक भेज सकता है जिसमें ढेरों उत्पादों पर भारी छूट मिलने की जानकारी दी गई हो। कंपनी इस विशेष कूपन बुक में उन्हीं उत्पादों पर छूट देगी जिनके बारे में वह निश्चिंत हो कि ग्राहक उन्हें जरूर खरीदेंगे, क्योंकि कंपनी को पता है कि ये ग्राहक पहले भी ऐसे ही उत्पाद खरीद चुके हैं। टारगेट कॉरपोरेशन कोई अकेली कंपनी नहीं है जो उपभोक्ताओं की आदतों का अनुमान लगाना चाहती है। Amazon.com, Best Buy, Kroger Supermarkets, A Carts of Flowers, Olive Garden, Anheuser-Busch, the US Postal Service, Fidelity Investments, Hewlett Packard, बैंक ऑफ अमेरिका, कैपिटल वन और ऐसी सैकड़ों अन्य कंपनियों सहित करीब करीब हर बड़ी रिटेल कंपनी में प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स डिपार्टमेंट, भविष्य सूचक विश्लेषण विभाग होता है, जिसका काम होता है उपभोक्ता की प्राथमिकताओं का अनुमान लगाना। प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स वर्ल्ड नामक सम्मेलन के आयोजक एरिक सीगल कहते हैं, टारगेट कॉरपोरेशन इस मामले में हमेशा सबसे तेज रहा है। डाटा का अपने आप में कोई महत्व नहीं होता, पर टारगेट कॉरपोरेशन बेहद चालाकी भरे सवालों का जवाब खोजने के मामले में
बहुत आगे है। ये समझने के लिए किसी अक्लमंद इंसान की ज़रूरत नहीं है कि अगर कोई ग्राहक सीरियल नामक खाद्य पदार्थ खरीद रहा है तो उसे शायद दूध की भी ज़रूरत पड़ेगी। पर ऐसे ही कई अन्य सवाल हैं जो इससे कहीं ज़्यादा मुश्किल होते हैं। जवाब ढूंढना कंपनी के लिए अपेक्षाकृत बहुत फ़ायदे का सौदा होता है। इसीलिए टारगेट कॉरपोरेशन में काम शुरू करने के कुछ ही सप्ताह बाद पोल के सहकर्मी उसके पास यह पूछने आए थे कि क्या वह यह पता लगा सकता है कि इस समय कौन सी महिला ग्राहक गर्भवती है, भले ही वह चाहती हो कि यह बात किसी को पता न चले। सन 1984 में यूसीएलए के एक अतिथि प्रोफेसर एलन एंडरसन ने एक रिसर्च पेपर प्रकाशित किया जिसका मकसद था इस सवाल का जवाब देना कि कुछ लोग अचानक अपनी खरीदारी का रूटीन क्यों बदल लेते हैं। इस अध्ययन के लिए एंडरसन की टीम ने करीब 1 साल तक लॉस एंजलिस के ढेरों उपभोक्ताओं को फोन करके उनसे उनकी हालिया खरीदारी के बारे में सवाल पूछे। वे फोन पर लोगों से ऐसे सवाल पूछते कि वे किस ब्रांड का टूथपेस्ट और साबुन खरीदते हैं और क्या अब इन उत्पादों से जुड़ी उनकी प्राथमिकताएं पहले के मुकाबले बदल गई हैं। एंडरसन की टीम के अनुसार उन्होंने करीब 300 लोगों से बातचीत की। अन्य अध्ययनकर्ताओं की तरह उन्होंने भी यही पाया कि अधिकतर लोगों ने सप्ताह दर सप्ताह एक ही ब्रांड का सीरियल या डिओड्रेंट खरीदा। जाहिर है उनकी खरीदारी संबंधी आदतें उन पर हावी थीं, पर कभी-कभी ऐसा नहीं होता था। उदाहरण के लिए एंडरसन ने जितने लोगों का अध्ययन किया उसमें 10.5% लोग ऐसे थे जिन्होंने पिछले 6 महीनों के दौरान अपना टूथपेस्ट ब्रांड बदल दिया था। इसी तरह 15% लोग अब नए किस्म का डिटर्जेंट खरीदने लगे थे। एंडरसन जानना चाहते थे कि इन लोगों का खरीदारी पैटर्न क्यों बदला। अपने अध्ययन से उन्होंने जो पता लगाया वह बाद में आधुनिक मार्केटिंग सिद्धांत का मुख्य स्तंभ बन गया। उनके अनुसार लोगों की खरीदारी संबंधी आदतें बदलने की संभावना तब सबसे ज्यादा होती है जब उनके जीवन में कोई बड़ी घटना घटी हो। जैसे जब किसी की शादी होती है तो इस बात की संभावना बढ़ जाती है कि अब वह किसी नए ब्रांड की कॉफी खरीदेगा। इसी तरह जब कोई घर बदलता है तो वह अक्सर नए किस्म का सीरियल खरीदने लगता है। जब किसी का तलाक होता है तो इस बात की संभावना बढ़ जाती है कि अब वह अलग अलग ब्रांड की बियर खरीदेगा। आमतौर पर उपभोक्ता इस बात पर गौर नहीं करते कि जीवन में कोई बड़ी घटना घटने पर उनके खरीदारी संबंधी पैटर्न बदल जाते हैं और न ही उन्हें इस बात की कोई फिक्र होती है। जबकि रिटेल कंपनियां न सिर्फ इस बदलाव पर बारीकी से गौर करती हैं बल्कि यह उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण भी होता है। ये एंडरसन लिखते हैं, घर बदलना, शादी करना, तलाक लेना, नौकरी बदलना या नौकरी खो देना, किसी नए सदस्य का घर आना या किसी सदस्य का घर से चले जाना, सब जीवन की ऐसी घटनाएं हैं जिनसे एक उपभोक्ता विक्रेता के लिए एक आसान निशाना बन जाता है। फिर विक्रेता को उपभोक्ता की खरीदारी को प्रभावित करने में ज्यादा मुश्किल नहीं होती। अधिकतर लोगों के लिए जीवन की सबसे बड़ी घटना क्या होती है? वह कौन सी घटना है जो उसके जीवन में सबसे ज्यादा उथल पुथल लाती है और विक्रेताओं के लिए उसकी खरीदारी में हस्तक्षेप करना आसान हो जाता है? इसका जवाब है बच्चे का जन्म। अधिकतर ग्राहकों के लिए एक बच्चे के जन्म से बड़ी घटना कोई और नहीं होती। परिणाम स्वरूप उस दौरान इन नए नवेले माता पिता की आदतें सबसे ज्यादा लचीली हो जाती हैं। इसीलिए रिटेल कंपनियों के लिए गर्भवती महिला ग्राहक सोने की खान जैसी होती है। नए नवेले माता पिता बहुत सी खरीदारी करते हैं, जैसे बच्चों के पोतड़े, डायपर्स और वाइप्स, पालने, कपड़े, बोलते, कंबल और ऐसी ही कई अन्य चीजें। टारगेट कॉरपोरेशन जैसी कंपनियां इस तरह का सामान भारी मुनाफे के साथ बेचती हैं। सन 2010 में हुए एक अध्ययन से पता चला था कि एक औसत माता पिता अपने नवजात बच्चे का पहला जन्मदिन आने से पहले ही उसके सामान पर करीब $6,800 खर्च कर चुके होते हैं। पर यह तो सिर्फ एक झलक है। हाल ही में माता पिता बने लोगों की लगातार बदलती खरीदारी संबंधी आदतों का कंपनियां जैसा फायदा उठाती हैं, उसके सामने नवजात बच्चे के सामान पर होने वाला यह शुरुआती खर्च कुछ भी नहीं है। अपने नवजात बच्चे को दिन रात संभाल कर थकी हुई कोई माँ या रात को बच्चे के रोने से नींद न पूरी कर पा रहा कोई पिता टारगेट कॉरपोरेशन के किसी स्टोर से बच्चे के डायपर्स और स्वास्थ्यवर्धक पाउडर खरीदने लगता है।
आम तौर पर उसी समय वह घर का बाकी सामान भी वहीं से खरीदने लगता है, जैसे किराना, सफाई संबंधी चीजें, तौलिए, जांघिये वगैरह। माता पिता अक्सर ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि उनके लिए एक ही जगह से सारा सामान खरीदना सुविधाजनक होता है, और नवेले माता पिता के लिए सबसे ज्यादा जरूरी यही होता है कि उनका नए काम आसान हो रहा है या नहीं। पोल ने मुझे बताया, जैसे ही हम ये स्थिति बनाने में कामयाब हो जाते हैं कि वे हमारे स्टोर से ही अपने बच्चे के डायपर्स खरीदें, वैसे ही वे बाकी चीजें भी उसी स्टोर से खरीदने लगते हैं। जैसे अगर आप जल्दबाजी में हैं और स्टोर की अलमारियों में बच्चे की बॉटल्स ढूंढ रहे हैं और तभी आपकी नज़र संतरे की रस के डिब्बे पर पड़ती है, तो आप फौरन उसे भी उठा लेंगे। इसी तरह अगर आपको अपनी मनचाही फिल्म की डीवीडी भी वहीं दिख जाती है, तो आप उसे भी छोड़ना नहीं चाहेंगे। इसके बाद जल्द ही आप सीरियल से लेकर टिश्यू पेपर तक सब कुछ हमारे स्टोर से खरीदने लगते हैं और फिर बार बार यहीं से खरीदते हैं। नए नवेले माता पिता को प्रभावित कर कमाई करना इतना आसान होता है कि रिटेल विक्रेता उन्हें ढूंढने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार रहते हैं। यहाँ तक कि वे अस्पतालों के मैटरनिटी वार्ड को भी नहीं छोड़ते, भले ही उनके उत्पादों का नवजात बच्चों से कुछ भी लेना देना न हो। उदाहरण के लिए, न्यूयॉर्क का एक अस्पताल हाल ही में मां बनी महिलाओं को उपहारों का एक डिब्बा उपलब्ध कराता है, जिसमें हेयर जेल, फेस वॉश, शेविंग क्रीम, शैम्पू, एनर्जी बार और मुलायम कॉटन टी शर्ट जैसी चीजें होती हैं। इसके साथ ही इसमें ऑनलाइन फोटो सर्विस, लोकल जिम और हैंड सोप के कूपन भी होते हैं। साथ ही इसमें बच्चों के डायपर्स और लोशन वगैरह भी होते हैं, जिन पर ढेर सारे अन्य सामान के कारण ज्यादा ध्यान नहीं जाता। यूनाइटेड स्टेट्स के 500 अस्पतालों में नई माओं को वॉल्ट डिज्नी कंपनी की तरफ से भी उपहार मिलते हैं। सन 2010 में वॉल्ट डिज्नी कंपनी ने विशेष रूप से एक नया विभाग शुरू किया, जिसका काम था ऐसे उपभोक्ताओं के सामने अपनी उपस्थिति दर्ज कराना जो हाल ही में माता पिता बने हैं। प्रॉक्टर एंड गैम्बल, फिशर प्राइस और ऐसी ही अन्य कंपनियां भी उपहार देने वाली ठीक ऐसी ही योजनाएं चलाती हैं। डिज्नी के अनुमान अनुसार उत्तरी अमेरिका के नवजात बच्चों का यह बाजार करीब 36.3 अरब डॉलर का है। पर टारगेट कॉरपोरेशन जैसी कंपनियों ने मैटरनिटी वार्ड में नई माओं तक पहुंचने में जरा देर कर दी है, क्योंकि उस समय तक कई अन्य कंपनियां भी इन नई माओं को संभावित ग्राहकों के रूप में देखना शुरू कर चुकी होती हैं। टारगेट कॉरपोरेशन डिज्नी या प्रॉक्टर एंड गैबल जैसी किसी कंपनी से प्रतिस्पर्धा नहीं करना चाहता, वह तो बस उन्हें हराना चाहता है। टारगेट कॉरपोरेशन का लक्ष्य था बच्चा पैदा होने से पहले ही माता पिता को अपना लक्ष्य बनाना। इसीलिए एंड्रयू पोल के मार्केटिंग विभाग के सहकर्मी उसके पास यह पूछने आए थे कि कौन सी महिला ग्राहक गर्भवती है। अगर वे जल्द ही मां बनने वाली महिला ग्राहकों की पहचान गर्भधारण के 6 महीने के भीतर ही कर लेते, तो वे उन्हें किसी भी और कंपनी से पहले अपना समर्पित ग्राहक बना सकते थे। बस समस्या यही थी कि गर्भवती महिला ग्राहकों का पता लगाना उतना आसान नहीं था जितना नजर आता था। टारगेट कॉरपोरेशन के पास बेबी शावर रजिस्ट्री की सुविधा भी थी, जिसकी मदद से वे कुछ गर्भवती महिला ग्राहकों की पहचान करने में कामयाब रहे। इन महिलाओं ने अपने बारे में बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारी अपनी मर्जी से कंपनी को उपलब्ध करवा दी, जैसे डॉक्टर के अनुसार बच्चे के जन्म की संभावित तारीख, जिससे कंपनियों को यह पता चल गया कि उन्हें इन महिला ग्राहकों को डायपर्स और विटामिन से भरपूर खाने पीने की चीजों के कूपन कब भेजने हैं। पर टारगेट कॉरपोरेशन की बेबी शावर रजिस्ट्री का इस्तेमाल करने वाली महिला ग्राहकों की संख्या बहुत ज्यादा नहीं थी। फिर कुछ और महिला ग्राहक भी थीं, जिनके बारे में कंपनी के अधिकारियों को संदेह था कि शायद वे गर्भवती हैं, क्योंकि उन्होंने मां बनने वाली औरतों द्वारा पहने जाने वाले कपड़े, नर्सरी फर्नीचर और डायपर्स के डिब्बे खरीदे थे। पर संदेह होना और ठीक ठीक पता होना दो अलग अलग बातें हैं। भला यह कैसे पता लगाया जा सकता है कि जो महिला ग्राहक बच्चों के डायपर्स खरीद रही है वह खुद गर्भवती है, या फिर अपनी किसी गर्भवती सहेली को उपहार में देने के लिए यह सब खरीद रही है। इसके अलावा समय अवधि का भी काफी महत्व था। जैसे अगर कोई कूपन बच्चा पैदा होने के 1 महीने पहले तक ही इस्तेमाल किया जा सकता है, तो संभव है कि अगर उस कूपन पर माता पिता की नजर बच्चा होने के कुछ सप्ताह बाद जाए,
तो पूरी संभावना है कि वे उसे बेकार मानकर कचरे के डिब्बे में फेंक देंगे। पोल ने इस समस्या का समाधान निकालने के लिए सबसे पहले कंपनी की बेबी शावर रजिस्ट्री से मिलने वाली जानकारी का बारीकी से अध्ययन किया, जिससे उसे यह पता चला कि एक औसत गर्भवती महिला की खरीदारी संबंधी आदतें बच्चा पैदा होने के पहले क्रमशः कैसे बदलती है। पोल के लिए यह रजिस्ट्री विज्ञान की किसी प्रयोगशाला जैसी थी, जहां वह अपने मनचाहे प्रयोग करके महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकाल सकता था। बेबी शावर रजिस्ट्री कि हर गर्भवती महिला ने अपना नाम, अपने पति का नाम और डॉक्टर के अनुसार बच्चे के जन्म की संभावित तारीख के बारे में कंपनी को बता दिया था। टारगेट का डाटा वेयरहाउस इस जानकारी को ग्राहकों के मेहमानों की आईडी से लिंक करने में सक्षम था, जिसके परिणाम स्वरूप जब भी इनमें से कोई महिला ग्राहक ऑनलाइन खरीदारी करती या फिर कंपनी के स्टोर से कुछ खरीदती, तो महिला द्वारा उपलब्ध कराई गई बच्चे के जन्म की संभावित तारीख का इस्तेमाल करके पोल उस तिमाही की पहचान कर सकता था जिसमें वह खरीदारी की गई थी। इस तरह जल्द ही वह इसके पैटर्न पहचानने में कामयाब हो गया। पोल ने पाया कि गर्भवती महिलाओं ने जो भी खरीदारी की उसका अनुमान लगाना मुश्किल नहीं था। उदाहरण के लिए लोशन एक ऐसी चीज है जिसे बहुत से लोग खरीदते हैं, पर टारगेट कॉरपोरेशन के डाटा विश्लेषक ने पाया कि बेबी शावर रजिस्ट्री वाली महिला ग्राहक अपने गर्भधारण की दूसरी तिमाही में बिना खुशबू वाला लोशन अत्यधिक मात्रा में खरीद रही थी। एक अन्य विश्लेषक ने पाया कि कभी-कभी गर्भधारण के पहले 20 सप्ताह में गर्भवती महिलाओं ने विटामिन, कैल्शियम, मैग्नीशियम और जिंक वाले ढेरों उत्पाद खरीदे। इसी तरह अधिकतर खरीदार हर महीने साबुन और कॉटन बॉल्स खरीदते हैं, पर जब कोई ग्राहक लोशन, मैग्नीशियम और जिंक की चीजें खरीदने के बाद अचानक ढेर सारे बिना खुशबू वाले साबुन और कॉटन बॉल्स खरीदने लगे और साथ ही ढेर सारी मात्रा में हैंड सैनिटाइजर और वॉश क्लोथ्स वगैरह भी खरीदे, तो इसका यही अर्थ है कि उनके होने वाले बच्चे की जन्म की तारीख नजदीक ही है। जब पोल ने अपने कंप्यूटर प्रोग्राम की मदद से कंपनी के पूरे डाटा को फिर से देखा, तो वह ऐसे 25 उत्पादों की पहचान करने में कामयाब रहा जिनकी मदद से वह एक तरह से गर्भवती महिला ग्राहक के गर्भ में झांक सकता था। सबसे महत्वपूर्ण बात थी कि इसकी मदद से वह यह अनुमान भी लगा सकता था कि कोई महिला ग्राहक अपने गर्भधारण की किस तिमाही में है। इस तरह वह उसके बच्चे के जन्म की संभावित तारीख का अनुमान भी लगा सकता था। ये पता लगने के बाद टारगेट कॉरपोरेशन उस महिला ग्राहक को ठीक उसी समय कूपन उपलब्ध करवा सकता था जब वह खरीदारी करने का मन बना रही हो। अपना काम खत्म करते करते पोल ने इन ग्राहकों के बारे में इतनी सारी जानकारी इकट्ठी कर ली थी और इतने पैटर्न्स ऑफ खरीदारी संबंधी इतनी आदतों की पहचान कर ली थी कि अब वह कंपनी के किसी सामान्य ग्राहक के गर्भधारण से जुड़ी जानकारियों का अनुमान भी आसानी से लगा सकता था। जेनी वॉर्ड नामक एक 23 वर्षीय महिला ने अटलांटा के टारगेट स्टोर से कोकोआ लोशन, जिंक और मैग्नीशियम वाली खाद्य सामग्री, नीले रंग के कालीन और एक पर्स खरीदा जो इतना बड़ा था कि उसमें बच्चों के डायपर भी रखे जा सकते थे। उसके द्वारा खरीदे गए सामान के आधार पर 87% संभावना है कि वह महिला गर्भवती है और उसका बच्चा संभवतः अगस्त के आखिरी दिनों में पैदा होगा। इसी तरह ब्रुकलिन में रहने वाली 35 वर्षीय लिज अल्टर ने 5 पैकेट वॉश क्लोथ्स, संवेदनशील त्वचा के लिए उपयुक्त एक बोतल डिटर्जेंट, बैगी जीन्स, विटामिन वाला DHA और मॉइस्चराइजर्स के कई डिब्बे खरीदे। उसके द्वारा खरीदे गए इस सामान के आधार पर 96% संभावना है कि वह गर्भवती है और उसका बच्चा संभवतः मई के शुरुआती दिनों में पैदा होगा। इसी तरह सैन फ्रांसिस्को की 39 वर्षीय महिला कैटलेट पाइक ने $250 का सिर्फ एक स्ट्रॉलर नवजात बच्चों को घुमाने के लिए पहिया वाली गाड़ी खरीदा, पर उसने इसके अलावा और कुछ भी नहीं लिया। हो सकता है कि उसने यह स्ट्रॉलर अपनी किसी सहेली के बच्चे के बेबी शावर के लिए खरीदा हो। इसके अलावा उसके जनसांख्यिकीय डाटा के अनुसार करीब 2 साल पहले ही उसका तलाक भी हो चुका है। पोल ने टारगेट कॉरपोरेशन के डाटाबेस में उल्लेखित हर खरीदार पर अपना यह प्रोग्राम लागू करके देखा। काम खत्म होने तक उसके पास ऐसी लाखों महिलाओं की सूची थी जो संभवतः गर्भवती होंगी। जाहिर है टारगेट कॉरपोरेशन उन्हें डायपर्स, लोशंस, बच्चे का पालना, वाइप्स और मां बनने वाली महिलाओं द्वारा पहने जाने वाले विशेष
कपड़ों के विज्ञापनों से घेर लेगा, क्योंकि इस समय उनकी खरीदारी संबंधी आदतें सबसे ज्यादा लचीली होंगी। अगर उन महिलाओं या उनके पतियों में से कुछ एक ने भी टारगेट के स्टोर्स से खरीदारी शुरू कर दी, तो इसका अर्थ है कि कंपनी को करोड़ों का फायदा होने वाला है। इन विज्ञापनों की बाढ़ आने ही वाली थी कि मार्केटिंग विभाग के किसी कर्मचारी ने एक सवाल पूछा, जब इन महिलाओं को पता चलेगा कि टारगेट कॉरपोरेशन उनके बारे में कितना कुछ जानता है, तो उनकी प्रतिक्रिया क्या होगी? पोल ने मुझसे कहा, अगर हम महिला ग्राहकों को एक कैटलॉग भेजें और साथ ही ये संदेश भी भेजें कि आपको पहले बच्चे के जन्म की बधाई, जबकि उन्होंने हमें कभी भी अपने गर्भवती होने के बारे में न बताया हो, तो निश्चित ही वे असहज हो जाएंगी। दरअसल प्राइवेसी संबंधी कानूनों के पालन को लेकर हमारा नजरिया जरा रूढ़िवादी है, पर भले ही आप इन कानूनों का कितना भी कड़ाई से पालन कर रहे हो, फिर भी आपके हाथों ऐसा कुछ होने की पूरी संभावना होती है जिससे लोग परेशान हो जाएं। पोल की यह चिंता जायज है और इसका कारण भी स्पष्ट है। जब पोल ने महिला ग्राहकों के गर्भवती होने का अनुमान लगाने वाला मॉडल तैयार किया, उसके करीब 1 साल बाद एक व्यक्ति मिनेसोटा के एक टारगेट स्टोर में आया और उसने सीधे स्टोर के मैनेजर से मिलने की मांग की। उसके हाथ में किसी विज्ञापन का पर्चा था और वह गुस्से से कांप रहा था। मेरी बेटी को यह पर्चा डाक से मिला, उसने चीखते हुए कहा। वह अभी हाई स्कूल में है और तुम लोग उसे नवजात बच्चों का पालना और कपड़े खरीदने के लिए ये कूपन भेज रहे हो। क्या चाहते हो तुम कि वह इसी उम्र में गर्भवती होने की सोचने लगे? स्टोर के मैनेजर को कोई अंदाजा नहीं था कि वह व्यक्ति किस बारे में बात कर रहा है। उसने स्टोर की डाक का रिकॉर्ड खंगाला तो पता चला कि वह व्यक्ति सच बोल रहा था। वह कूपन डाक से उसकी बेटी को ही भेजा गया था, जिसमें नई माओं द्वारा पहने जाने वाले कपड़ों से लेकर नर्सरी फर्नीचर तक के विज्ञापन थे और ढेरों शिशुओं के चित्र बने थे जो अपनी मां की आंखों में दुलार से देख रहे थे। मैनेजर ने उस व्यक्ति से कई बार माफी मांगी, यहाँ तक कि कुछ दिनों बाद उसने उस व्यक्ति को फोन करके एक बार फिर माफी मांगी। हैरानी की बात थी कि इस बार वह व्यक्ति बहुत नरमी से पेश आया। मुझे अपनी बेटी से खुलकर बात करनी होगी, मुझे खबर ही नहीं थी कि मेरे घर में क्या चल रहा है, उसने गहरी सांस लेते हुए फोन पर मैनेजर से कहा। मेरी बेटी सचमुच गर्भवती है और अगस्त में उसे बच्चा होने वाला है। माफी तुम्हें नहीं, मुझे मांगनी चाहिए। टारगेट कॉरपोरेशन ऐसी अकेली कंपनी नहीं है जिसने उपभोक्ताओं की चिंता बढ़ा दी है। अन्य कंपनियों को भी डाटा का इस्तेमाल करके लोगों के निजी जीवन में दखल देने के लिए आलोचनाओं का सामना करना पड़ा है। उदाहरण के लिए सन 2011 में न्यूयॉर्क के एक व्यक्ति ने मैकडॉनल्ड्स, सीबीएस, माजदा और माइक्रोसॉफ्ट पर कोर्ट में मानहानि का दावा ठोक दिया। उसका आरोप था कि इन कंपनियों की विज्ञापन एजेंसियां अवैध रूप से लोगों के इंटरनेट इस्तेमाल की निगरानी करती हैं ताकि वे उनकी खरीदारी की आदतों का पता लगा सकें। टारगेट कॉरपोरेशन, वॉलमार्ट, विक्टोरिया सीक्रेट और अन्य रिटेल कंपनियों के खिलाफ कैलिफोर्निया की अदालत में ऐसे कई मुकदमे चल रहे हैं। कंपनियों पर ये मुकदमे इसलिए किए गए क्योंकि इन्होंने अपने ग्राहकों से क्रेडिट कार्ड के इस्तेमाल के दौरान उनका जिप कोड मांगा और बाद में इस जानकारी का इस्तेमाल करके उनका डाक का पता हासिल कर लिया। पोल और उसके सहकर्मी जानते थे कि डाटा का इस्तेमाल करके महिला ग्राहकों के गर्भवती होने के बारे में पता करना कंपनी के जनसंपर्क के लिए एक त्रासदी साबित हो सकता है। तो फिर ऐसा क्या किया जाए कि गर्भवती महिला ग्राहकों के हाथों तक कंपनी के विज्ञापन भी पहुंच जाए और उन्हें इस बात की भनक भी न लगे कि उनकी जासूसी की जा रही है? ऐसा कैसे संभव हो कि किसी की आदतों का फायदा भी उठा लिया जाए और उसे पता भी न चलने दिया जाए कि उसके जीवन के एक एक पहलू का गुप्त रूप अध्ययन किया जा रहा है? 1 दर्जन से भी अधिक। इस अध्याय में उल्लेखित बातें टारगेट कॉरपोरेशन के 1 दर्जन से भी अधिक वर्तमान और पूर्व कर्मचारियों हुई बातचीत पर आधारित है। इनमें से कई कर्मचारी नाम और पहचान उजागर न करने की शर्त पर बात करने को राजी हुए क्योंकि उन्हें डर था कि इसके लिए या तो उन्हें नौकरी से बर्खास्त किया जा सकता है या अन्य तरीकों से दंडित किया जा सकता है। टारगेट कॉरपोरेशन को इस अध्याय में उल्लेखित चीजों पर प्रतिक्रिया देने का मौका भी दिया गया था और कहा गया था कि कंपनी ऑन रिकॉर्ड इंटरव्यू के लिए गेस्ट एनालिटिक्स डिपार्टमेंट, मेहमान विश्लेषण विभाग के अधिकारियों को भेजे, पर कंपनी ने ऐसा करने से साफ इनकार कर दिया।
लेखक की ओर से तथ्यों की जांच के संबंध में कंपनी से कई बार संपर्क किया गया। कंपनी ने सिर्फ 2 बार ईमेल का जवाब देने के अलावा बाकी हर बार सवालों का जवाब देने से इनकार कर दिया। अपने पहले ईमेल में कंपनी ने कहा, टारगेट कॉरपोरेशन में हमारा मिशन है कि हम अपने मेहमानों के लिए खरीदारी का सबसे पसंदीदा स्थान बने। हम अपने मेहमानों को उत्कृष्ट मूल्य, निरंतर नयापन और खरीदारी का असाधारण अनुभव उपलब्ध कराते हैं। मेहमानों को सर्वश्रेष्ठ सेवा देने के लिए हमारा एक ही सिद्धांत है, कम दाम में ऊंची उम्मीदें पूरी करना। चूंकि हमारा सारा ध्यान अपना यह मिशन पूरा करने की ओर केंद्रित है, इसलिए हमने अपने मेहमानों की प्राथमिकताओं को समझने के लिए काफी निवेश किया है। अपने इस प्रयास में हमने विभिन्न रिसर्च टूल्स की भी मदद ली ताकि हम ताज़ा चलन और विभिन्न इलाकों में रहने वाले हमारे अलग अलग प्रकार के मेहमानों की प्राथमिकताओं को समझ सकें। शोध से प्राप्त डाटा का इस्तेमाल करके हम मेहमानों के लिए अपने स्टोर की स्थिति, उत्पाद के चयन और कूपनों को बेहतर बनाते हैं। इस विश्लेषण से टारगेट कॉरपोरेशन अपने मेहमानों को खरीदारी का सर्वश्रेष्ठ अनुभव उपलब्ध कराने में सक्षम बनता है। उदाहरण के लिए, स्टोर के अंदर हुई खरीदारी के दौरान हमारा रिसर्च टूल मेहमान द्वारा की गई खरीदारी के आधार पर यह अनुमान लगा सकता है कि उसके लिए कौन सा ऑफर सबसे बेहतर होगा, जिसका वितरण हम उनके भुगतान की रसीद के साथ ही कर देते हैं। इसके अलावा हमारे पास ऐसे कार्यक्रम भी हैं जिनमें कोई भी ग्राहक अपनी मर्जी से शामिल हो सकता है। इन्हीं में से एक है बेबी रजिस्ट्री कार्यक्रम, जिसके माध्यम से टारगेट कॉरपोरेशन को यह समझने में मदद मिलती है कि कैसे मेहमानों की ज़रूरतें समय के साथ बदल जाती हैं। इससे हम नई माओं को खरीदारी में बचत करने वाले कूपन उपलब्ध कराते हैं। हमारा गहरा विश्वास है कि हमारे इन प्रयासों से हमारे मेहमानों को सीधा फायदा होता है, क्योंकि उन्हें अपनी ज़रूरत की हर चीज़ टारगेट स्टोर्स में ही मिल जाती है। इन प्रयासों से टारगेट कॉरपोरेशन को भी फायदा होता है, क्योंकि हमारी सर्वश्रेष्ठ सेवाओं के चलते मेहमान हमारे वफादार रहते हैं और अक्सर हमारे स्टोर से ही खरीदारी करते हैं, जिससे हमारी बिक्री बढ़ती है। कंपनी ने अपने दूसरे ईमेल में कहा, हमारे बारे में आपके करीब करीब सारे दावे गलत सूचनाओं पर आधारित हैं और इनका प्रकाशन करना जनता को भ्रमित करने के बराबर होगा। आपके हर दावे का एक एक करके जवाब देने का हमारा कोई इरादा नहीं है। हम अपनी कानूनी जिम्मेदारियों को बहुत अच्छी तरह समझते हैं और संरक्षित स्वास्थ्य सूचना संबंधी कानून सहित हर कानून का गंभीरता से पालन करते हैं। द पावर ऑफ हैबिट। किताब को यहाँ तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये किताब आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं और अगले भाग का इंतज़ार करना न भूलें, जो जल्द ही आपके लिए आ रहा है। अगर आपको ये किताब अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने विचार कमेंट में ज़रूर शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।